एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय 4। आज हम करेंगे आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में। देखते हैं इसमें क्या कुछ है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है? सबसे बड़ा संघ है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीट भी सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? कीट। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। कितनी तिहाई पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा है? 2/3। इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। फ्रेंड्स, अब तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोशिका स्तर का शरीर संगठन, ऊतक स्तर का शरीर संगठन, अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन कैसा होता है। कोशिका स्तर का वो जो कोशिकाओं के समूह हैं बने होते हैं और कोशिकाएं कार्य करती है। कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, जिसमें ऊतक कार्य करते हैं, उसमें ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है और ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं और अंग जिस शरीर में कार्य करे उसे अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन कहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में कैसा शरीर संगठन होगा? अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होगा तथा ये द्विपार्श्व सममिति। अब द्विपार्श्व सममिति में हर एक संघ में बताती हूँ कैसी होती है। जब भी किसी प्राणी को हम दाएं से बाएं, ये दाएं हो गया ये बाएं हो गया, काटेंगे तो दो समरूप भागों में कट जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोण की, जिसका भ्रूणीय स्तर 3 स्तरों में बना होता है, जैसे आंतरिक, मध्य और बृहा, उसे क्या कहेंगे? त्रिकोण की। अगर 2 स्तरों में बना होता है उसे क्या कहेंगे? द्विकोण की। विखंडित, विखंडित क्या होगा? जिसके प्राणी में, जैसे ये प्राणी, इसमें खंड बने होंगे या फिर सूक्ष्म बल्य होंगे, तथा परगुही प्राणी, जिसमें गुहा प्रेजेंट होती है। आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढका रहता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आप इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए अपनी बुक में या फिर स्टार लगाइए, अंडरलाइन कीजिए, कुछ भी कीजिए कि आर्थ्रोपोड है उसका शरीर किससे? काइटिनी बहिकंकाल से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? काइटिनी बहिकंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। जब आपकी फाइनल प्रैक्टिकल होगी, एग्जामिनर आएगा, वो ऐसे पूछ सकता है अभी कौन से संघ का कैसा फीचर है, तो आप आर्थ्रोपोड में क्या कहोगे कि इसका शरीर है वो सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होगा। आर्थोस मतलब संधि, पोड मतलब उपांग। संधि मतलब जुड़े हुए, पोड मतलब पैर, उपांग क्या होते हैं? पैर। इसमें क्या होते हैं? जुड़े हुए पैर होते हैं। इसमें संधि युक्त पाद होता है। क्या होते हैं? संधि युक्त पाद मतलब पैर होते हैं। श्वसन अंग क्लोम, पुष्टक्लोम, पुष्टफुफस अथवा श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। श्वसन अंग इसमें कौन कौन से होंगे? श्वसन अंग क्लोम, पुष्टक्लोम, पुष्टफुफस अथवा श्वसनकाओं के द्वारा होता है। आगे देखते हैं इसमें। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। मतलब परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो खुला तंत्र और दूसरा बंद। खुला क्या होगा? जिसमें कोशिकाएं, ऊतक या अंग डायरेक्टली रक्त में डूबे हुए होते हैं। और बंद में कैसा होगा? जिसमें रक्त है वो हृदय से शिरा धमनियों के द्वारा अंगों तक पहुंचता है। संवेदी अंग इसमें कौन कौन से होंगे? श्रृंगिकाएं, नेत्र, सामान्य अथवा संयुक्त, संतुलन पट्टी, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? जो संवेदना को ग्रहण करते हैं, वो कौन से होंगे? श्रृंगिकाएं, नेत्र, संतुलन पट्टी, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मेलफिगी नलिका के द्वारा होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा, हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए, स्टार लगाइए, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? मेलफिगी नलिका के द्वारा। आर्थ्रोपोड में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मेलफिगी नलिका के द्वारा। मेरे साथ साथ आप जोर से रिपीट कीजिएगा, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, ये ना सोचना कि आसपास कौन क्या सोचेगा कि कैसे बोल रहे हैं। आपको पढ़ने से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, बोलिएगा। आर्थ्रोपोड में उत्सर्जन मेलफिगी नलिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मेलफिगी नलिका के द्वारा।
नर मादा पृथक होते हैं। नर तथा मादा है इसमें कैसे होते हैं? पृथक, अलग अलग होते हैं। तथा अधिकांशतः अंड प्रजनक होते हैं। अंड प्रजनक कौन से होते हैं? जो अंडों के द्वारा बच्चे उत्पन्न करते हैं, मतलब पहले अंडे देंगे, फिर अंड कई दिन बाद अंडों से बच्चे निकलेंगे। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वावस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन इसमें कैसा होगा? प्रत्यक्ष हो सकता है या फिर लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष। आगे देखते हैं। आर्थ्रोपोड है वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है। क्या है? महत्व, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल किसका लेंगे? एपिस इंडिका। ये क्या होती है? मधुमक्खी। मधुमक्खी को हम क्या कहेंगे? एपिस इंडिका। जिससे हमें क्या मिलता है? शहद। बॉम्बेक्स, इससे हमें क्या मिलेगा? रेशम। इसे हम क्या बोलते हैं? रेशम का कीट भी। जब इसके कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है तो उसके कीट से वो क्या निकलता है? रेशम। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम। अब जो रेशम की साड़ी या रेशम के कुर्ते होते हैं वो किससे बने होते हैं? जीवों से। लेसिफर, लेसिफर से क्या मिलेगा? लाख। इसे हम लाख कीट भी बोलते हैं। लाख क्या काम आता है? चूड़ियाँ बनाने के, नेकलेस बनाने के लिए काम आता है। ज़्यादातर लाख के बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। रोगवाहक कीट एनाफ्लीज क्या होता है? मच्छर होते हैं। क्यूलेक्स तथा एडिस, ये क्या है? रोगवाहक है जो मानव में बीमारियां फैलाते हैं। यूथ पीड़क टिड्डी लोकस्टा तथा जीवित जीवांश ल्यूमुलस, राज करकट, किंग क्रेब भी कहते हैं, आदि। अब आर्थ्रोपोड में आपने क्या इंपॉर्टेंट देखा? एक तो इसका उत्सर्जन देखा, किसके द्वारा होता है? मेलपिगी नलिका के द्वारा। और इसमें क्या एग्जाम्पल लेंगे? जितने भी कीट वगैरह है आप लेंगे। साथ में इसके फीचर्स को आप क्या क्या बताएंगे? कि इसका सिर है वो सिर वक्ष उदर में बंटा होता है। संधि युक्त पाद होते हैं। उत्सर्जन के लिए मेलपिगी नलिका होती है। उदाहरण में आप क्या क्या लेंगे? एपिस, जिससे हमें शहद प्राप्त होता है, मधुमक्खी भी कहते हैं। बॉम्बिक्स, जिससे हमें रेशम प्राप्त होता है, रेशम का कीट भी कहते हैं। लेसिफर, जिसे लाख का कीट भी कहते हैं, इससे लाख प्राप्त होता है। इससे चूड़ियाँ बनाई जाती है या फिर कोई सजावटी सामान बनाए जाते हैं। रोगवाहक कीट जो रोग को फैलाते हैं, जैसे कि एनाफ्लीज, क्यूलेक्स तथा एडिस, ये सब क्या है? मच्छर की प्रजातियां। यूथ पीड़क टिड्डी, जिसे लोकस्टा भी कहते हैं, तथा जीवित जीवांश ल्यूमुलस, राज करकट, किंग क्रेब आदि। इसके डायग्राम देख लेते हैं। इसके कुछ आर्थ्रोपोडा के उदाहरण में, जैसे ये डायग्राम किसका दिखा रखा है? टिड्डी का। ऊपर वाला किसका है? टिड्डी का। ये किसका है? तितली का। ये बिच्छू का। और ये प्राण का, जिसे झिंगुर भी कहते हैं। आगे देखते हैं हम संघ मोलस्का। कोमल शरीर वाले प्राणी के नाम से भी जाने जाते हैं ये संघ मोलस्का, जिसे कोमल शरीर वाले प्राणी कहते हैं। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। पहला कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। उसके फीचर कौन कौन से हैं एक बार बताना। ये सोच लो कि फाइनल प्रैक्टिकल है, एग्जामिनर ने आपसे आर्थ्रोपोडा के फीचर पूछे हैं, तो आप क्या क्या बताएंगे? इनका शरीर 3 भागों में बंटा होता है। सिर, वक्ष, उदर। संधि युक्त पाद होते हैं। उत्सर्जन के लिए मेलपिगी नलिका होती है। सबसे बड़ा संघ है प्राणी जगत का। और मोलस्का का क्या बताएंगे? मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। आगे ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय अथवा अलवणीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। कैसे होते हैं? अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले। ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अंग तंत्र स्तर कौन सा होता है? जहाँ पर जिसके शरीर के अंदर अंग कार्य करे। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरकी तथा परगुही प्राणी है। द्विपार्श्व भी आपको पता होगा, जिसको हम बीच से काटेंगे तो क्या होगा? वो दाएं और बाएं 2 समरूप भागों में बंट जाएगा। जो जो अंग उसके दाएं में होंगे वैसी ही आकृति उसकी कहाँ पर होगी? बाएं में। जैसे अपने अगर आप बाहरी आकृति में देखें तो अपना शरीर भी द्विपार्श्व होगा, क्योंकि एक तरफ एक कान, एक आँख, एक हाथ, एक टांग आएगा, दूसरी तरफ एक हाथ, एक टांग, एक कान, ये आती है। त्रिकोरकी, जिसका वर्णीय स्तर 3 स्तरों में बना होता है। आंतरिक, मध्य, बरहा।
परगुही जिसमें गुहा प्रेजेंट होती है। शरीर कोमल परंतु कठोर, शरीर क्या होता है? कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। अब मोलस्का का फीचर क्या बताएंगे कि इसका शरीर किससे ढका रहता है? कैल्शियम के कठोर कवच से। इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इसका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। आगे देखते हैं। इनका शरीर अखंडित जिसमें सिर, पेशीय, पाद अथवा एक तरंग कुकुद होता है। अखंडित मतलब इनका शरीर खंडों में नहीं बंटा हुआ होता। इसमें क्या होगा? सिर, पेशीय, पाद, पाद क्या होते हैं? पैर, तथा एक तरंग कुकुद होता है। एक अंतरंग कुकुद होता है। त्वचा नरम स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवाल बनाती है। त्वचा कैसी होगी? नरम और स्पंजी होगी। कुकुद तथा पवार के बीच के स्थान को पवार गुहा कहते हैं। जो कुकुद और पवार के बीच के स्थान को क्या कहेंगे? पवार गुहा, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं। क्या मिलेंगे? पंख के समान क्लोम। क्लोम किसके हेल्प करते हैं? श्वसन क्रिया में, जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं। अब क्या है कि मोलस्का के जो क्लोम है वो किस में हेल्प करेंगे? श्वसन और उत्सर्जन दोनों में ही सहायक होंगे। क्या होंगे? श्वसन और उत्सर्जन दोनों में ही सहायक होंगे। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है जिसे रेत जिहा कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार लगाई लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। क्या? इसमें एक रेती जिहा पाई जाती है जो भोजन को घिसने का कार्य करती है। रेती जिहा किस में पाई जाती है? मोलस्का में। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं। मतलब क्या है? इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। अंड प्रजनक होते हैं, अंडा देने वाले होते हैं। परिवर्तन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। परिवर्तन इसमें किसके द्वारा होगा? लार्वा के द्वारा। उदाहरण में हम क्या क्या देखेंगे? अब मोलस्क का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? जब समुद्र के किनारे वो सीप सी दिखाई देती है, या फिर शंख। शंख आपने सभी ने देखा होगा, या नदी में कई बार आपने देखा हो छोटे शंख रूपी ऐसे छोटे लंबे लंबे से मिलते हैं, वो क्या होते हैं? मोलस्क का होते हैं। इसमें हम किसका उदाहरण लेंगे? पाइला का, जिसे सेब घोंगा कहते हैं। पिंक टाडा, मुक्ता सुक्ति, सीपिया, कटलफिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस बेताल मछली, एप्लाइसिया समुद्री खरगोश, डेंटेलियम रदकवचर, कीटोप्ल्यूरा काइटिन। अब जहाँ तक मुझे पता है आपको आर्थ्रोपोडा मोलस्का के एग्जाम्पल याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि इनके एग्जाम्पल आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दैनिक जीवन में आपने ये सभी ने देखे हुए हैं। जो चीज़ आपने ना देखी हो वो अपने लिए याद करना औखा होता है, मुश्किल होता है, आपको ये पता है। आर्थ्रोपोडा सभी कीट मकोड़े का नाम आप जानते हो, आप इनको बता दोगे कि ये आर्थ्रोपोडा के संघ के हैं। मोलस्का में आप बता दोगे जो मतलब समुद्री जीव से रिलेटेड है। में आपने जो शंख, सीप नाम सुने हो वो किसके अंदर आते हैं? मोलस्का के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिएगा। पाइला, जिसे क्या कहते हैं? सेब घोंगा। जोर जोर से बोलिएगा, पाइला सेब घोंगा। पिंक टाडा मुक्ता सुक्ति। क्या? पिंक टाडा मुक्ता सुक्ति। सीपिया कटलफिश। सीपिया क्या होगा? कटलफिश। लोलिगो स्क्विड। लोलिगो स्क्विड। ऑक्टोपस बेताल मछली। बेताल मछली किसे कहेंगे? ऑक्टोपस को, याद रखना। एप्लाइसिया समुद्री खरगोश। एप्लाइसिया समुद्री खरगोश। डेंटेलियम रदकवचर। डेंटेलियम रदकवचर। कीटोप्ल्यूरा काइटिन। याद हो गए होंगे आपको। सॉरी फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। पाइला सेब घोंगा, पिंक टाडा मुक्ता सुक्ति, सीपिया कटलफिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस बेताल मछली, एप्लाइसिया समुद्री खरगोश, डेंटेलियम रदकवचर, कीटोप्ल्यूरा काइटिन। आगे हम करते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा, जिसे क्या बोलेंगे? सूलयुक्त प्राणी। संघ इकाइनोडर्मेटा जिसे क्या कहेंगे? सूलयुक्त प्राणी।
फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट पर NCERT क्लास 11 पर जाकर आप पीछे के वीडियो ज़रूर देखिए। आपको फर्स्ट चैप्टर से अच्छे से करवाया गया है और कंटिन्यू क्लासेस को ज्वाइन करते रहना। आपका सिलेबस पता ही नहीं चलेगा कब हो जाएगा। हमें पढ़ने से मतलब है, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, NCERT को याद करते जाएंगे। एक बार सिलेबस होने के बाद हम फिर से शुरू कर देंगे। आगे हम देखते हैं इकाइनोडर्मेटा, जिसे क्या कहते हैं, सूलयुक्त प्राणी। क्या है? इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। मोलस्का में तो कैल्शियम युक्त कवच था और इसमें क्या है, कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। क्या? इकाइनोडर्मेटा में। इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा शूलयुक्त शरीर है। इनका नाम क्या रखा गया? कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है तो इनका नाम इकाइनोडर्मेटा शूलयुक्त शरीर रखा गया। ये सभी समुद्रवासी है। कैसे है? समुद्रवासी मतलब खारे जल में रहने वाले हैं। तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। अंग तंत्र स्तर का संगठन होएगा इनमें। वयस्क इकाइनोडर्मेटा अरीय रूप से सम्मिति होते हैं। अब क्या है, द्विपार्श्व नाम आते तो आपको याद हो गया। द्विपार्श्व क्या? दाएं से बाएं काटेंगे, दो समरूप भागों में बंटेगा। अब इसमें क्या नाम आया है? अरीय सम्मिति। अरीय में क्या होगा, हम किसी भी प्राणी को किसी भी एंगल या अक्ष से काटे वह दो समरूप भागों में विभाजित होगा। अरीय सम्मिति में क्या होगा, हम किसी भी प्राणी को किसी भी अक्ष बिंदु से काटे तो वह दो समरूप भागों में विभाजित होगा। उसे हम क्या कहेंगे? अरीय सम्मिति। जबकि लार्वा कैसा होगा? द्विपार्श्व रूप से सम्मित होगा। लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मित होगा। इसमें ये सब त्रिकोरकी तथा परगुही प्राणी होते हैं। त्रिकोरकी बताया, जिसमें बुर्णीय स्तर 3 स्तरों में बना होता है, आंतरिक, मध्य, बृहा, और परगुही जिसमें गुहा पाई जाती हो। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। पूर्ण पाचन तंत्र की क्या विशेषता बताई? जिनमें 2 द्वार होते हैं। एक द्वार से मुक्त भोजन लिया जाता है और दूसरे द्वार से भोजन को छोड़ा जाता है। और अपूर्ण पाचन तंत्र में क्या होता है? केवल एक ही द्वार होता है जिससे भोजन लिया और छोड़ा जाता है। उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण पाचन तंत्र। और इसमें कैसा पाया जाता है? पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एक मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। एक तो मुख अधर तल पर होगा, दूसरा मलद्वार पृष्ठ तल पर होगा। मतलब एक ऊपर की तरफ होगा द्वार, एक नीचे की तरफ होगा। आगे देखते हैं। जल सहवन तंत्र इस संघ की विशेषता है। कौन सी इंपॉर्टेंट विशेषता है? अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट से हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। जल सहवन तंत्र इस संघ की क्या है? विशिष्टता। जो चलन, गमन तथा भोजन पकड़ने में श्वसन में सहायक है। जो किस किस में हेल्प करता है? चलन में, भोजन पकड़ने और श्वसन में सहायता करता है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। किसका? उत्सर्जन तंत्र का स्पष्ट रूप से अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बृहा होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वावस्था द्वारा होता है। परिवर्धन इसमें कैसा होगा? अप्रत्यक्ष और मुक्त प्लावी लार्वावस्था द्वारा होता है। इसमें हम किस किस का उदाहरण लेंगे? उदाहरण में देखते हैं। आप उदाहरण को तो पक्के याद कर लेना। एस्टेरियस तारामीन कहेंगे। इकाइनस समुद्री अर्चिन। एंटीडोन समुद्री लिली। क्यूक्यूमेरिया समुद्री करकटी। ओफ्यूरिया बंगुर तारा। एक बार फिर से मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, साथ साथ बोलेंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, याद भी हो जाएगा। एस्टेरियस तारामीन, इकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, क्यूक्यूमेरिया समुद्री करकटी तथा ओफ्यूरिया बंगुर तारा। एक बार फिर से बोलिएगा। एस्टेरियस तारामीन, इकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, क्यूक्यूमेरिया समुद्री करकटी तथा ओफ्यूरिया बंगुर तारा। नेक्स्ट करते हैं हम हेमिकोइडेटा। इसके एग्जाम्पल के डायग्राम देख लो, ये दिखा रखे तारामीन और बंगुर तारा के। इकाइनोडर्मेटा के कौन कौन से हैं?
तारामीन में क्या होगी, जिसकी स्टार लाइक स्ट्रक्चर होगी। और भंगुर तारा ये पतला होगा थोड़ा ऐसे, ये इसकी स्ट्रक्चर। आगे हम करते हैं हेमिकोर्डेटा। संघ हेमिकोर्डेटा। इन्हें हेमिकोर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था। पहले हेमिकोर्डेटा को कहाँ रखा गया था, कशेरुकी संघ के एक उपसंघ में रखा गया था, लेकिन अब इसे एरेजुकियो में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। एरेजुकियो किसे कहते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, कि एक अलग संघ में रख दिया गया है। मतलब अब तक अपन ने जो भी पढ़ा है उनमें क्या नहीं पाई जाती, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव है। इनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। हेमिकोर्डेटक प्राणी कैसे होंगे, कृमि के समान होंगे, समुद्री जीव है और जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से सममित, त्रिकोरकी तथा परगुही प्राणी हैं। कैसे हैं, द्विपार्श्व रूप से सममिति, त्रिकोरकी और परगुही प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार है तथा सूंड कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। हेमिकोर्डेटा का शरीर कैसा होगा, बेलनाकार होगा, इनमें सूंड कॉलर वक्ष में विभाजित होता है। आगे, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा सूंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। परिसंचरण तंत्र कैसा होगा, बंद प्रकार का, मतलब हृदय से अंगों तक रक्त को किसके द्वारा ले जाया जाएगा, धमनियों और शिराओं के द्वारा ले जाया जाएगा। श्वसन क्लोम के द्वारा होता है, श्वसन इसमें किसके द्वारा होगा, क्लोम के द्वारा, तथा सूंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सूंड ग्रंथि है वो किसके उत्सर्जी अंग है, हेमिकोर्डेटा की, या फिर हेमिकोर्डेटा के उत्सर्जी अंग क्या है, सूंड ग्रंथि। नर एवं मादा अलग होते हैं। नर और मादा कैसे होंगे, अलग होंगे। निषेचन बराह होता है। परिवर्धन लार्वा टोनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है, या फिर इस परिवर्धन लार्वा कैसा होगा, अप्रत्यक्ष द्वारा। इसमें कौन सा लार्वा पाया जाएगा, टोनेरिया लार्वा। हेमिकोर्डेटा में कौन सा लार्वा प्रेजेंट होता है, टोनेरिया लार्वा। उदाहरण में आप क्या लेंगे, इसमें बेलानोग्लोसस तथा सेकोग्लोसस, बहुत इजीली नाम आपको याद हो जाएंगे क्योंकि दो ही है इसमें उदाहरण, और वो क्या, इनके पीछे क्या है, लोसस नाम आया है दोनों के पीछे। एक पहले का नाम बेलेनोग्लोसस, दूसरे का सेकोग्लोसस। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, बेलेनोग्लोसस तथा सेकोग्लोसस। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, बेलेनोग्लोसस तथा सेकोग्लोसस। ये क्या है, किसका डायग्राम दिखा रखा है, बेलेनोग्लोसस का। इसका शरीर कैसा है, सूंड कॉलर वक्ष के रूप में, बेलनाकार शरीर है। आगे कौन सा आता है, संकोर्डेटा। फ्रेंड्स ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास आप यहीं पर समाप्त करते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं आप। और साथ में ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब अपने 10 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नेक्स्ट टारगेट अपना 100 सब्सक्राइबर का है। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिएगा और जल्दी से टारगेट को पूरा करवाइएगा, और ऐसे ही क्लास को ज्वाइन करते रहना। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर फर्स्ट क्लास से लेक्चर ज़रूर देखें। हम एग्ज़ाम तक 2-3 बार सिलेबस को ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।